So, hey everyone, welcome to today's video where we break down Article 15, one of the strongest pillars of equality and justice in India. Why was it introduced? What does it really protect? And how does it affect you? Let's decode Article 15 because knowing your rights is the first step towards protecting them. Don't forget to like, share, and subscribe, and let's get started. सो आर्टिकल 15 जो है वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ 15 का क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी सिटीजन को ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ या इन पांचों में से कोई भी। आर्टिकल 15 जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, वेयर एज जो आर्टिकल 14 हमने पढ़ा था वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों का अवेलेबल है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जो है वो कहता है कि कोई भी सिटीजन को हम रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स। पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से मना नहीं कर सकते, होटल्स प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यूज ऑफ वेल्स टैंक्स बेदिंग घाट्स रोड्स प्लेसेस जो कि पूरे के पूरे या फिर पार्टली स्टेट फंड करती है उन चीज़ों को, और या फिर प्लेसेस विच आर डेडिकेटेड फॉर द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। अब इसमें मेन बात आती है कि आर्टिकल 15 लाने का पर्पस क्या था। पर्पस ये था कि पहले के टाइम पे कास्ट सिस्टम बहुत था और कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत से लोगों को उनके बेसिक जो उनकी ज़रूरतें होती थी उन तक जाने का भी उनके पास राइट नहीं था। सो आर्टिकल 15 का जो मेन पर्पस था वो मेन पर्पस था टू इरेडिकेट द एविल कास्ट सिस्टम। देन हमारे पास है आर्टिकल 15 क्लॉज 3। वो कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन और चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, स्पेशल लॉज बना सकती है फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। 15 क्लॉज 3 जो है ये एक एक्सेप्शन है टू आर्टिकल 15 क्लॉज 1। और ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है जो कहता है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, इसे हम रीड करेंगे विद डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। और इसके आर्टिकल होंगे आर्टिकल 42 एंड 45। आर्टिकल 42 जो है वो मैंडेट करता है स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमैन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। और वेयर इज जो आर्टिकल 45 है वो कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी ओरिजिनली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन until they for all the children until they complete the age of 14। देन हमारे पास है आर्टिकल 15 क्लॉज 4। वो कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizens or scheduled caste and scheduled tribes। इसका मतलब है कि जो स्टेट है वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC STs के लिए। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है ये भी एक एक्सेप्शन है टू आर्टिकल 15 क्लॉज 1, और ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है जो कि ऐड करा गया था बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1957। अब हमारे में एक केस लॉ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 15 क्लॉज 4 में वो है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरायराजन। इसमें मद्रास गवर्नमेंट ने क्या करा था, मद्रास गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास करा था प्रोवाइडिंग की रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होंगी इन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। गवर्नमेंट ने बोला कि उसकी मंशा जो है वो तो प्रमोट करना है आर्टिकल 46 ऑफ डीपीएसपी। गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था और तभी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऐड किया गया था।
अगर हम इसे एक लाइन में फ्रेम करना चाहें तो हम कहेंगे कि इन द लैंडमार्क केस ऑफ स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम द रायराजन, the Supreme Court ruled that fundamental rights prevail over the directive principles of state policy, and the court declared that DPSPs must conform to and be subordinate to fundamental rights. And this is the ruling which led to establishment of Parliament could amend fundamental rights through constitutional amendment, and also it led to the first Constitutional Amendment Act of 1951, which introduced Article 15 Clause 4 in the Indian Constitution. देन हमारे पास एक और केस है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इसमें था कि रिजर्वेशन फॉर SC ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए था और एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी था। टोटल रिजर्वेशन जो थी वो 68% रखी गई थी। तो इसमें इस केस में ऑब्जर्व करा गया था कि कास्ट जो है ना वो एक सोल फैक्टर नहीं हो सकता फॉर डिटरमाइनिंग सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस डिटरमाइन करने के लिए हम सिर्फ एक कास्ट एज अ फैक्टर अलोन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, और इस केस में हेल्ड हुआ था कि वी कैन नॉट डिवाइड बैकवर्ड क्लासेस इनटू बैकवर्ड क्लास एंड मोर बैकवर्ड क्लास, क्योंकि इट इज कंसीडर्ड बैड, और गिविंग रिजर्वेशन फॉर मोर देन 50% वो प्रोहिबिट कर दिया था। इसलिए 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती थी, और डिटरमाइनिंग क्लास ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वो इनटॉलरेबल था। देन हमारे पास एक और केस है चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ये जो 1964 का केस है ना, इसमें ये था कि गवर्नमेंट ऑफ मैसूर ने, जिसको कि आज कर्नाटका माना गया, गवर्नमेंट ऑफ मैसूर ने इंट्रोड्यूस करा था एक ऑर्डर जो कि प्रोवाइड करती थी रिजर्वेशन इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस बेस्ड ऑन कास्ट एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो पिटिशनर जो थी चित्रलेखा, उसने चैलेंज किया था ये आर्ग्यू करके कि भाई आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 ये वायलेट हुए हैं, और यही जो है यही कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिजर्वेशन जो है जो प्रोवाइड कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस ये वैलिड है अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कास्ट जो है वो एक रेलेवेंट फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो एक सोल फैक्टर नहीं हो सकता टू डिटरमाइन द बैकवर्डनेस। गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशन है कि वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया यूज़ करे, और भी जो अदर रेलेवेंट इंडिकेटर्स है वो भी यूज़ करे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस। मैसूर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी ऑफ कंबाइनिंग कास्ट एंड इकोनॉमिक कंडीशंस to determine the backwardness was constitutional and reasonable, and there was no violation of Article 15 as the classification was not based on caste but on broader social and economic consideration. Then we have our next case, P. Rajendra versus State of Madras. इस केस में भी सेम फैक्ट्स ऑफ द केस है जो कि चित्रलेखा वाले में थे कि गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने एडमिशन के लिए कुछ क्राइटेरियाज रखे थे मेडिकल कॉलेज एडमिशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन रख दी थी। उन्होंने लिस्ट कर दिए थे स्पेसिफिक बैकवर्ड क्लासेस बाय द कास्ट नेम। सो जो पी राजेंद्र था जो कि कैंडिडेट था उसका एडमिशन नहीं मिला था क्यों, और फिर उसने चैलेंज कर दिया था ये बोल के कि भाई एडमिशन जो है वो सोली they were based on caste and thus that violated the constitution, particularly article 15 and 29 clause 2. सो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कास्ट जो है वो एक रेलेवेंट फैक्टर हो सकता है बैकवर्ड क्लास जाने के लिए, बट वो एक सोल क्राइटेरिया नहीं होगा और ना ही कभी आगे होना चाहिए। और अगर क्लासिफिकेशन अगर सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बेसिस पे है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन कोर्ट को पता चला था कि लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास जो थी वो सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं थी, कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरिया था जिसमें कि सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस भी थी उसमें। तो इसीलिए रिजर्वेशन पॉलिसी वैलिड मानी गई थी और वो वायलेट नहीं कर सकते आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 को।
फिर है हमारे पास आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो कि कहता है कि जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और scheduled caste, scheduled tribes for relate to admission in educational institutions including private educational or whether aided or unaided by the state। ठीक है, स्टेट के पास पावर है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बनाए फॉर एस सी बी सी एस टी एंड एस एस विद रिस्पेक्ट टू देयर एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट अदर देन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, देन हमारे पास एक केस लॉ है जो है इंदिरा साने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे कि हम लोग मंडल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो एक कमीशन था उसने एक रिकमेंडेशन लाई थी कि भाई 27% रिजर्वेशन होनी चाहिए है फॉर ओबीसीज। ठीक है, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 1990 में वीपी सिंह ने जो गवर्नमेंट थी उसने इम्प्लीमेंट कर दिए थे इन रिकमेंडेशन को, लेकिन इसके वजह से कंट्री में प्रोटेस्ट होने लग गए और जिससे कि ये जो डिसीजन था, ये जो डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन थी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 27% रिजर्वेशन फॉर एस सी बी सी वैलिड है कास्ट जानने के लिए। कास्ट एक डोमिनेंट फैक्टर है लेकिन वो एक सोल फैक्टर नहीं होना चाहिए फॉर बैकवर्डनेस। ठीक है, फिर था कि टोटल रिजर्वेशन जो है वो एक्सीड नहीं करने चाहिए 50% से ज़्यादा, और ये क्यों नहीं मेंटेन करनी चाहिए, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। और कोर्ट ने बोला था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशंस ये वैलिड नहीं होगा। और साथ ही साथ कोर्ट ने इंट्रोड्यूस की थी क्रीमी लेयर डॉक्ट्रिन फॉर इकोनॉमिकली एडवांस्ड इंडिविजुअल्स विद इन द ओबीसीज शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन। देन हमारे पास जो नेक्स्ट केस है वो कहता है टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस पीए इनामदार। इसमें ये था कि देयर वर नो रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर। देन वी हैव आवर नेक्स्ट आर्टिकल 15 क्लॉज 6 सब क्लॉज ए। ये कहता है कि स्टेट के पास स्पेशल पावर है कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स जो कि अलग होते हैं एस सी बी सीज, एस टीज, एस सीज और ओबीसी से। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 सब क्लॉज ए जो है ये मेनली बात करता है कि जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन दैट इज ई डब्ल्यू एस। देन वी हैव आर्टिकल 15 क्लॉज 6 सब क्लॉज बी। वो कहता है कि सबसे पहले तो ये जो आर्टिकल 16 क्लॉज बी जो है ये ऐड हुआ था 103rd अमेंडमेंट 2018 के बाद। ये कहता है कि रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ पर्सन्स विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द प्राइवेट। जस्ट सेम है जो कि हमने अभी पढ़ा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में। क्लॉज 5 में एडवांसमेंट किसके लिए थी, एस सी बी सी, एस टी और एस सीज के लिए, लेकिन 15 क्लॉज 6 सब क्लॉज बी में जो है ये रिजर्वेशन दे रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए with respect to their admission in educational institutions whether aided or unaided by the state। ठीक है, and that's all for article 15। thanks for watching। if you have any ideas or feedback, any recommendations, any suggestions, just leave a comment below। I would love to hear from you and your input helps me improve। thank you।